हेलो दोस्तों, आरबीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नमाला 3.5 की प्रश्न संख्या 1 के चौथे भाग को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में क्या बताया गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो रैखिक समीकरण दे रखा है, इस प्रश्न संख्या 1 का चौथा भाग है। इसमें जो रैखिक समीकरण दे रखा है इसको हमें हल करना है। उसके बाद प्रश्न में यह भी बताया गया है कि क्या इस समीकरण का कोई अद्वितीय हल है या इसका कोई हल नहीं है या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए, आप अद्वितीय हल की स्थिति, कोई हल नहीं आने की स्थिति या अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति तभी बता सकते हैं जब आपको आपकी स्क्रीन पर एक सारणी दिख रही होंगी जिसमें क्या बताया गया है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तब वहां पर कौन सी कंडीशन लागू होती है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, उस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। दूसरे नंबर की क्या है, जिसमें तीनों ही बराबर है, तो वहां पर कौन सी कंडीशन लागू होती है, उस समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या है कि इसमें क्या लिखा गया है कि दो बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर c1/c2 के नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, उस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए, हमें इन सभी बातों को प्रूफ करने के लिए हमारे पास मुख्यतः a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान होने चाहिए। तो हम इन सभी मानों को यहाँ पर जो समीकरण निकाय दे रखा है उसके माध्यम से निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले a1 b1 और c1 का मान निकालेंगे। इनका मान हम यहाँ पर जो पहले नंबर का समीकरण है इससे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो समीकरण पहले लिखा गया है इसे हम समीकरण 1, दूसरे नंबर को समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले a1 का क्या मतलब है कि समीकरण 1 में x का गुणांक। समीकरण 1 में x का गुणांक कुछ नहीं है, देख सकते हैं आप, खाली है, तो वहां पर हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। इसी तरह से निकालेंगे b1 का मतलब है कि समीकरण 1 में y का गुणांक। समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है, -3 है, जिन्हें भी इसमें साथ में लिखा जाता है, तो -3 आ जाएगा। c1 का मतलब है समीकरण 1 में अचर राशि, तो सबसे लास्ट का पद क्या है, -7 है, तो c1 का मतलब आ जाएगा -7। ठीक है, हमने इन तीनों के मान निकाल दिए। इसके बाद हम निकालेंगे a2 का मतलब है कि समीकरण 2 में x का गुणांक। समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है, तो a2 का मान हो जाएगा 3। b2 का मतलब है कि समीकरण 2 में y का गुणांक। समीकरण 2 में y का गुणांक देखिए -3 है, b2 का मान हो जाएगा -3। इसी तरह से c2 -15 हो जाएगा। समीकरण 2 में देखिए अचर राशि क्या है, -15 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन सभी के बीच में तुलना करनी है। तुलना हमें a1 की a2 के साथ में, b1 की b2 के साथ में, c1 की c2 के साथ में। तो हम लिखेंगे तुलना करने पर तुलना हमें a1 की a2 के साथ में, तो इन दोनों के मान रखेंगे। a1/a2 इसका मान क्या है, 1/3 है। इसी तरह से b1/b2, देखिए b1 का मान है -3, b2 का मान है -3। आप देखेंगे ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से भी 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b1/b2 का मान क्या आ गया, 1/1 आ गया। इसी तरह से c1 की c2 के साथ में, c1 का मान है -7, c2 का मान है -15। यहाँ पर भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/15 बच जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे a1/a2 का मान, b1/b2 का मान अलग अलग है। a1/a2 का मान 1/3, b1/b2 का मान 1/1 है। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसीलिए इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अब देखिए, जैसा कि हमारा आंसर अद्वितीय हल आया है और प्रश्न की एक कंडीशन भी है कि अगर आपका आंसर अद्वितीय हल आता है तो उस समीकरण को वज्र गुणन विधि से भी हल करना है। तो हम आगे इस समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। फिर देखिए, जब भी आप वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल करें, सबसे पहला काम आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से x बट्टा फिर y बट्टा और लास्ट में 1 बट्टा लिख देना है। अब देखिए, इनके नीचे हमें कुछ मान रखने हैं। मान वो कौन से रखने हैं, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपको बीच के पद से स्टार्ट होना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में बीच का पद y का है, तो इसका गुणांक क्या, देखिए -3 और -3 है दोनों ही समीकरण में। ठीक है, तो इन दोनों मानों को आपको इस x के नीचे इस तरह से लिख देना है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ना है, y के बाद किसका पद है, अचर राशि है समीकरण 1 और समीकरण 2 में, तो आपको इस तरह से पहले है -7, इसके बट्टे -15 लिख देना है। फिर देखिए, हमारे पास पद खत्म हो चुके हैं। अचर राशि के बाद आप देखेंगे कुछ भी संख्या नहीं है, तो क्या करना है, आपको पुनः x वाले पद की तरफ आ जाना है। तो पीछे आएंगे तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, समीकरण 1 में 1 है, समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है, तो इस 1 के बट्टे इस तरह से 1/3 लिख देना है। ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पर 3 पद तक की संख्याएं लिख दी, लेकिन वज्र गुणन विधि का यह नियम है
कि आपको यहाँ पर 4 पद तक की संख्या लिखनी होती है। तो हमारे पास एक पद की संख्या कम पड़ रही है, तो क्या करना है, आपको पुनः बीच के पद पर आ जाना है। ठीक है, तो इसके जो गुणांक है, बीच का पद क्या है इसमें y का है, तो इसके दोनों गुणांक को लिख देना है, जैसा कि हमने यहाँ पर x के बटे लिखा है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको -3 बटा -3 लिख देना है। इसके बाद आपको इन सभी के बीच में आपको तिरछी गुणा कर देनी है, जैसा कि वज्र गुणन विधि नाम है, तो तिरछी गुणा करनी है। यहाँ पर देखिए -3 को -15 से, -3 को -7 से, इसके बाद -7 को 3 से, -15 को 1 से, 1 को -3 से और 3 को -3 से, इस तरह से आपको तिरछी गुणा कर देनी है। तो देखिए हम इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह के मान आएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इन सभी संख्याओं के बीच में आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा। प्लस का 45 प्लस का 21 है, इसके बीच में भी आपको गैप दिख रहा है। माइनस का 21 माइनस का 15 है, इसके बीच में आपको गैप दिख रहा है। कुछ नहीं करना है, जहाँ पर ये गैप है वहाँ पर आपको आपके मन से एक एक बार इस तरह से माइनस का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर x के बटे प्लस का 45 माइनस का 21 है, तो यहाँ पर देखिए प्लस का 24 बच जाएगा, x बटा प्लस का 24 इस तरह का मान आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद y के बट्टे माइनस का 21 माइनस और माइनस का 15 है, माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस के 15 बन जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, x बट्टा माइनस का 21 प्लस का 15। सबसे लास्ट में है 1 बट्टा माइनस का 3 माइनस और माइनस का 9 है, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 बट्टा माइनस का 3 प्लस का 9। अब देखिए यहाँ पर हमें सामान्य जोड़ बाकी करनी है। तो देखिए यहाँ पर y के बट्टे माइनस का 21 प्लस का 15 है, तो यहाँ पर y बट्टा माइनस का 6 बच जाएगा, तो ये मान आ जाएगा। इसके बाद 1 के बट्टे माइनस का 3 प्लस का 9 है, तो यहाँ पर 1 बट्टा प्लस का 6 आ जाएगा, ये मान आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर एक स्टेप में क्या करना है कि इन सभी मानों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा देना है। तो इन तीनों के बीच में इस तरह से बराबर का चिन्ह लगा देना है। इसके बाद आपको x बट्टा प्लस के 24 के बराबर 1 बट्टा प्लस के 6 को रख देना है। दूसरी बार y बट्टा माइनस के 6 के बराबर 1 बट्टा प्लस के 6 को इस तरह से रख देने के पश्चात आपको फिर से वज्र गुणा कर देनी है। तो देखिए जब आप इन सभी के बीच में वज्र गुणा कर देंगे 6 की जब x के साथ, 24 को जब 1 के साथ, तो आपके पास x का मान बराबर आ जाएगा 4 और y का मान आ जाएगा बराबर माइनस का 1। तो यही हमारा आंसर हो जाता है, x बराबर प्लस का 4, y बराबर माइनस का 1। तो आई होप आपको आज का ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में दोबारा से, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।